This conference will now be recorded. अस्सलाम वालेकुम जी फयाज, कैसे हैं आप? जी, कल के लेक्चर से कोई आपका क्वेश्चन हो? गुड है जी। अजीम, कैसे हैं आप? अजीम, आवाज आ रही मेरी? हेलो। जी अजीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अजीम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे सर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जी, स्टार्ट करें सेशन। अच्छा, कल हमने काम किया था कि हमने बेसिकली इसमें देखा था कि अगर हमने लिनक्स का कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, उसकी अगर हमें वर्चुअल मशीन बनानी हो एज़्योर में, वो किस तरह से हम क्रिएट करते हैं, और उसके हमने 2 डिफरेंट मेथड्स देखे थे कि हमने उसको किस तरह से नॉर्मली कनेक्ट करना होता है। तो उसमें ये कुछ मैंने आपको चीज़ें बताई थी, जिसमें पुटी था कि पुटी टूल के थ्रू भी आपको, जो कि एक आपके पास ओपन एसएसएच फॉर्मेट है या टूल है, उसके थ्रू आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं जो भी लिनक्स आपकी वर्चुअल मशीन होगी, या गिट बैश अगर आपके पास है तो उसके थ्रू भी कर सकते हैं। या थर्ड आपके पास ऑप्शन थी कि एज़्योर सीएलआई है आपके पास, वो आप डाउनलोड करके एज़्योर सीएलआई को अगर आप इंस्टॉल कर लेंगे तो उसके थ्रू भी आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप में से किसी ने ट्राई की है उसकी कि अगर आपके पास पैम की है, क्योंकि इसमें हमारे पास नॉर्मली क्या होता है, डॉट पैम की जनरेट होती है। ठीक है, जो हमारे पास डॉट पैम की जनरेट होती है, अगर आपने पुटी के थ्रू अगर उसकी एक्सेस लेनी है इंस्टेंस की, तो किस तरह से लेंगे? कोई आइडिया है आप दोनों को? जी फयाज, अजीम, हेलो। जी अजीम, पुटी यूज किया हुआ आवाज़ आपने थोड़ी पहले कम या आ रही नहीं? है आपकी। कम आनी तो नहीं चाहिए। आप बताइएगा, आप ठीक है? जी जी। जी ठीक है, गुड है फयाज। अजीम, आपने पुटी यूज किया हुआ पहले? नहीं सर। ओके,
ये मैं यहाँ पे दोबारा से इवेंट सर्वर क्रिएट कर रहा हूँ और यहाँ से मैं बेसिकली क्या करता हूँ, उसमें उसके इवेंट सर्वर का इमेज दे देता हूँ। ठीक है, ये उसने ऑटोमेटिकली एक साइज पिक कर लिया। SSH पब्लिक की के थ्रू ही जा रहा हूँ मैं। इसमें हमने कल ये देखा था कि हम अपनी मर्जी का भी यूज़र नेम दे देते हैं इसमें, तो मैं इसको माई एडमिन दे देता हूँ। और हम क्या करते हैं, क्रिएट न्यू की पेयर एक जनरेट कर लेते हैं, इसको मैं नाम दे देता हूँ Ubuntu की का। ठीक है, और इसके लिए अगर हमने इसको एक्सेस करना है तो हमें SSH पोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, हमें ये अलाउ करानी पड़ती है। इसको हम रहने देंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेटवर्किंग में आएंगे और यहाँ पे हमें कुछ नहीं अभी चेंजेस करनी, बाद में हम देखेंगे हम किस तरह से अपनी नेटवर्किंग या VNets क्रिएट करते हैं। इसमें मैनेजमेंट में हमें कुछ नहीं करना है, एडवांस में भी अभी कुछ नहीं करना है। टैक्स में आते हैं और यहाँ पे हम इसको नेम में नेम देते हैं और वैल्यू में हम इसको Ubuntu सर्वर दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्रिएट रिव्यू एंड क्रिएट पे क्लिक करते हैं। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे रिव्यू कर सकते हैं और प्लस ये भी टेस्ट करेगा कि आपके कोई जो भी कंपल्सरी इसमें स्टेप्स हैं उनको आपने मिस तो नहीं किया। तो अगर आपके पास ये वैलिडेशन पास लिखा हुआ है, इट मीन्स कि आपकी सारी कॉन्फ़िगरेशन या सेटिंग्स जो आपने इसके लिए सेट की हैं वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के लिए वो ओके है। इसके बाद आप क्रिएट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे ये बेसिकली आपको कहेगा कि आप इसका की पेयर डाउनलोड कर लें। मैं डाउनलोड की पेयर पे क्लिक करता हूँ तो ये क्या करेगा, मुझे मेरा की पेयर जो भी इसके अगेंस्ट मैंने क्रिएट किया वो डाउनलोड करके दे देगा। ठीक है, ये उसने मुझे दे दिया। ये सारे स्टेप्स हमने कल किए थे। फिर अगर हमने इसको एक्सेस करना हो पुटी के थ्रू बाय यूजिंग अपनी की, तो उसका आइडिया है किस तरह से करते हैं। ओके, चलें मैं बता देता हूँ इसमें। कल हमने बेसिकली इसमें दो मेथड देखे थे। एक देखा था हमने कि यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू हमने किस तरह से लॉगिन करना है, और दूसरा हमने ये देखा था कि पब्लिक और प्राइवेट की को यूज करते हुए हमें किस तरह से इसमें लॉगिन करना है। ठीक है ना, तो पब्लिक एंड प्राइवेट की के लिए हमने ये देखा था कि गिट बैश के थ्रू मैंने बेसिकली आपको उसमें लॉगिन करके दिखाया था कि कैसे हम उसको लॉगिन करते हैं। आज मैं आपको इसके Azure CLI के थ्रू भी करके दिखा देता हूँ, प्लस मैं आपको ये पुटी का भी करके दिखा देता हूँ कि पुटी के थ्रू अगर हमने करना हो किस तरह से करेंगे। हमारा ये रिसोर्स क्रिएट हो गया है, इसके लिए हम गो टू रिसोर्स पे आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद हमने सिंपली क्या करना है, हमें SSH में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे उसने आपको बेसिकली कमांड प्रोवाइड की हुई है कि इस कमांड को यूज़ करते हुए आप क्या कर सकते हैं, अपने इस वर्चुअल मशीन को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम बेसिकली काम क्या करते हैं, आपने Azure CLI को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। गूगल में जाके Azure CLI लिखेंगे तो वो आपको दे देगा, आपने सिंपली इसको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपने सिंपली कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आपने क्या काम करना है, सिंपली आपकी वो जो की है जहाँ पे भी डाउनलोड हो के आपने उसको सेव किया है उस पाथ पे जाएंगे। मेरी वो की है डाउनलोड्स में आई, तो मैं सीधी डाउनलोड्स करूँगा
ठीक है। और डाउनलोड्स के मैं फोल्डर में आ गया हूँ। यहाँ पे आने के बाद सिंपली मैं क्या काम करूँगा, सबसे पहले तो मैं ये बेसिकली आपको दिखा देता हूँ कि हमने उसको नेम क्या दिया था। ठीक है, उसके लिए अगर मैं यहाँ पे डाउनलोड्स पे आता हूँ तो ये हमने ubuntu -key इसको नेम दिया है। ठीक है, तो CLI में वापस आते हैं। यहाँ पे इसके लिए हमने कल कमांड देखी थी और वो यहाँ पे हमें शो भी हो रही है, SSH-i, और उसके बाद हमने क्या काम करना है, अपने उस की पेयर का नेम देना है, जो कि क्या है, ubuntu -key.pem। ठीक है, नाम देने के बाद आगे आपने उसको यूजर नेम @ उसका IP एड्रेस देना है। तो यहाँ पे वो आपको बता रहा है कि आपने इसका यूजर नेम दिया हुआ है माई एडमिन और उसका पब्लिक IP एड्रेस है जो वो ये है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे लाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, सिंपल। उसके बाद मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये वही सेम मैसेज दे रहा है फिंगरप्रिंट के लिए मुझे, तो इसको मैं यस कर देता हूँ कि ठीक है मैं इसके बगैर ही यूज़ कर रहा हूँ। तो ये देखें, ये इसने क्या किया, मुझे लॉगिन करके दे दिया है सर्वर। तो यहाँ पे इसका यूज़र नेम है जैसे मैं लॉगिन हुआ हूँ और ये इस मशीन का होस्ट नेम है। तो हमने जैसे कल देखा था कि होस्ट नेम अगर हम देते हैं तो वो यहाँ पे हमें उसको शो करवा देता है। ठीक है, किसी किस्म को कंफ्यूजन यहाँ तक ये हमने देख लिया कि अगर Azure CLI के थ्रू हमने इसको कनेक्ट करना हो तो हम किस तरह से करेंगे। यहाँ पे आप जो भी अब कमांड रन करें, sudo apt get और अपडेट, तो इसकी वो अपडेट की कमांड रन हो जाएगी और इसकी जो भी न्यू पैचेस होंगे वो यहाँ पे वो ला के अपडेट कर देगा उसको। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिमिलर है जैसे हमने कल गिट बैश में काम किया था, इसी तरह से हम Azure CLI में भी काम कर सकते हैं। तो मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। तो आज हमने जो नया काम करना है इसमें वो ये करना है कि हमने बेसिकली पुटी के थ्रू एक्सेस करेंगे हम अपने लिनक्स वर्चुअल मशीन को बाय यूजिंग पुटी। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे जब आप पुटी इंस्टॉल करते हैं तो आपके साथ एक और उसका टूल इंस्टॉल होता है जिसको पुटी जेन कहते हैं। ये बेसिकली यूज होता है उसमें कोई भी की जनरेट करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पुटी जेन को ओपन करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे लोड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको यहाँ बता रहा है कि आपने फाइल टाइप कौन सी चूज की हुई है। पुटी प्राइवेट की फाइल टाइप आपने चूज की हुई, यानी कि आपने .ppk फाइल टाइप चूज की हुई। आप क्या करेंगे, यहाँ से ऑल फाइल्स को चूज करेंगे। उसके बाद जो भी आपने यहाँ पे डाउनलोड की हुई है, आपकी जो भी .pem फाइल है की वो आप यहाँ से उसको सिलेक्ट करेंगे और ओपन पे क्लिक कर देंगे। ठीक हो गया, तो वो यहाँ ओपन होके आ जाएगी। ये बता रहा है कि इसका वो फॉर्मेट है वो प्रॉपर नहीं है पुटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको मैसेज को यस कर दें। उसके बाद आपने सिंपली काम क्या करना है, यहाँ पे सेव प्राइवेट की पे क्लिक कर देना है। जब आप सेव प्राइवेट की पे क्लिक करेंगे तो आपको एक मैसेज प्रॉम्प्ट करेगा जिसमें आपको बता रहा है कि आप ये जो की सेव करने जा रहे हैं विदाउट पास फ्रेज है, यानी कि आपने इसको कोई पासवर्ड सेट नहीं किया। तो यहाँ पे आप ये बेसिकली की पास फ्रेज यहाँ पे सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है की पास फ्रेज की और कंफर्म की पास फ्रेज। तो मैं से कहता हूँ यस आई एम श्योर। तो इसको मैं सेव पे आता हूँ और बेसिकली यहाँ पे मैं उसको ubuntu की का जो था नाम बेसिकली मैं वही दे देता हूँ, ubuntu की। ठीक है, और ये अब कौन से फॉर्मेट में सेव हो रही है, .ppk। इसको मैं सेव कर दूंगा। अब मेरे इसका पुटी जेन का काम खत्म हो गया है।
इससे मैंने अपनी की जनरेट कर दी है पुटी के लिए, इसको मैं क्लोज कर दूंगा। दोबारा से मैं स्टार्ट पे आऊंगा और यहाँ पे मैं पुटी टाइप करूंगा, और अब मैंने क्या करना है, पुटी से इसको कनेक्ट करना है। ठीक है, तो उसके लिए अब मैंने यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, इसको वो फाइल प्रोवाइड करनी है जो हमने अभी जनरेट की है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे SSH में आना पड़ेगा, और यहाँ पे एक ऑथ के नाम से यानी कि ऑथेंटिकेशन के नाम से यहाँ पे एक ऑप्शन है, इस पर मुझे क्लिक करना पड़ेगा। और यहाँ पे ये मुझे पूछ रहा है कि प्राइवेट की फाइल यहाँ पे आप दें फॉर ऑथेंटिकेशन। तो उसके लिए मैं ब्राउज पे आऊँगा, और ये देखें फाइल टाइप ऑटोमेटिकली उसने .ppk ले ली है। तो यहाँ से मैं वो जो मैंने फाइल जनरेट की है वो मैं यहाँ से चूज कर लूँगा और इसको ओपन पे क्लिक करूँगा। उसके बाद मैं दोबारा स्क्रॉल अप करूँगा, सेशन में आऊँगा, और यहाँ पे या तो मैं सिंपल उसका आईपी दे सकता हूँ जो भी मेरे इस वर्चुअल मशीन का आईपी है, ठीक है, या मैं कंप्लीट ये, अगर मैं खाली आईपी दूंगा तो वो क्या करेगा, सिर्फ वो उसके बाद मुझसे यूजर का नेम पूछेगा कि किस यूजर से आप लॉगिन करना चाह रहे हैं, और मुझे कनेक्ट कर देगा, मुझे कोई पासवर्ड वगैरह रिक्वायर नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ मुझसे वो यूजर नेम भी ना पूछे, तो जो भी अगर मेरे पास यूजर नेम है उसका यूजर नेम @ उसका आईपी एड्रेस में यहाँ पे दे दूंगा होस्ट नेम में, तो वो अब क्या करेगा, मुझसे कुछ भी नहीं पूछेगा, डायरेक्ट मुझे इस वर्चुअल मशीन के साथ कनेक्ट करके दे देगा। ठीक है, इसके लिए मैं यहाँ पे देता हूँ यूजर नेम @ उसका आईपी एड्रेस जो भी है मशीन का, और ओपन पे मैं क्लिक करता हूँ। तो ये मुझे मैसेज उसने प्रॉम्प्ट किया, इसको यस कर देंगे हम। तो ये देखें उसने डायरेक्ट मुझे कनेक्ट करके दे दिया, माई एडमिन, और आगे इसका होस्ट नेम आ गया ये। ठीक है, और जो भी है आपने इसमें काम करना है वो आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। मैं होस्ट नेम देता हूँ, मैं sudo apt-get अपडेट देता हूँ। ठीक है, वो सारे उसने अपडेट्स कर दी, मैं sudo su देता हूँ। तो वो देखें उसने मुझे रूट पे इसको शिफ्ट कर दिया, रूट यूज़र पे ले गया। तो मैं यहाँ पे अब अपनी वर्चुअल मशीन को एक्सेस कर चुका हूँ, और इसमें जो भी मैंने टास्क परफॉर्म करने हैं मैं यहाँ पे बैठ के इस पे वो सारे के सारे टास्क परफॉर्म कर सकता हूँ। जी समझ आ गई आप तीनों को? कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का? नहीं सर। जी असीम आपको समझ आई है? सर आई है। ओके गुड है। तो इस तरह से आप बेसिकली काम कर सकते हैं। ठीक हो गया? अब मैं ये सेशन क्लोज कर रहा हूँ। तो अब आपको ये भी पता चल गया पुटी के थ्रू अगर आपने की को यूज़ करते हुए कनेक्ट करना है किसी भी लिनक्स मशीन को, तो आप किस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद कल हम एक काम कर रहे थे जिसमें वो हमारी अनफॉर्चुनेटली वीएम रिमूव हो गई थी। तो इसके लिए मैं एक और काम करता हूँ, ये मैं टास्क इसमें परफॉर्म कर लूँगा, और एक और मैं वर्चुअल मशीन यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। आपको एक और मैंने ऑप्शन इसमें टेस्ट करवानी है। रिसोर्स ग्रुप हम अपना चूज कर लेते हैं, और इसमें मैं सर्वर 2022 ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं उसका इमेज ले लेता हूँ सर्वर 2022, और इसको यूजर नेम देते हैं, और इसका एक पासवर्ड हम सेट कर देते हैं। पोर्ट हम इसमें अलाउ करा लेते हैं। ये लाइसेंसिंग का पता है आप लोगों को या नहीं? नहीं सर, नहीं पता, बताते हैं आप। अच्छा, इसमें ये देखें यहाँ पे आपको बता रहा है वुड यू लाइक टू यूज एन एग्जिस्टिंग विंडोज सर्वर लाइसेंस। ठीक है, अगर मैं इसको चेक करता हूँ, ये बेसिकली ऑप्शन किस लिए है, अगर आप नॉर्मल किसी फिजिकल इन्वायरमेंट में काम कर रहे होते हैं तो आपने क्या किया होता है, नॉर्मली वहाँ पे लाइसेंस परचेज किए हुए होते हैं। ठीक है ना,
तो अगर आप ये चाहते हैं कि जो आपने लाइसेंस परचेज किया हो वही सेम आप क्लाउड में यूज़ कर लें, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे और इसको कंफर्म करेंगे, और जब आपकी वर्चुअल मशीन क्रिएट हो जाएगी तो इसमें जाके आप वो लाइसेंस पुट कर सकते हैं। तो इसमें वो आपको बता रहा है कि आप अप टू 45% तक कॉस्ट सेव कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप इसको अनचेक ही रहने दें। उसमें क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट खुद से इसको लाइसेंस साइन कर देगा जो भी वर्चुअल मशीन आपकी क्रिएट होगी, और उसमें आपकी वो कॉस्ट इंक्लूड होगी, ठीक है। पर आवर के हिसाब से इसमें आपको चार्जिंग हो रही होती। तो नेक्स्ट कर देंगे, और यहाँ पे अभी हमने कुछ भी नहीं करना, ये सारी डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस रहने दें, ठीक है। यहाँ पे चलिए बाद में करते हैं, इसको टैग देते हैं, सर्वर 2022 दे दिया मैंने इसको टैग, क्रिएट पे आया हूँ, और ये मैंने इसको क्रिएट कर दिया। हम क्या करते हैं जी, वर्चुअल मशीन्स पे आते हैं, और बेसिकली हमारे पास क्या है, ये एक वर्चुअल मशीन है। जब तक ये दूसरी रेडी हो रही है इस पे हम अपनी टेस्टिंग कर लेते हैं। इसको हम क्या करते हैं, जो कल हम काम कर रहे थे इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ, यस करता हूँ। इसको ओपन करके हम देख लेते हैं, जब ये हमारा स्टॉप हो जाए तो इस पे हम दोबारा से वो साइज वाला काम करके चेक कर लेते हैं। अभी वो डी एलोकेटिंग कर रहा है, तो जब हमारे पास स्टेटस आ जाएगा स्टॉप डी एलोकेटिंग, इसका मतलब है कि वो उसने हमारी मशीन स्टॉप कर दी है। उसके बाद हमने जो भी इसमें चेंजेस करनी वो कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी अब वर्चुअल मशीन स्टॉप हो गई है, ठीक हो गया। अगर मुझे ये ज़रूरत पड़ जाती है कि मैंने बेसिकली काम क्या करना है कि अपनी जो भी हमारी वर्चुअल मशीन है इसका साइज़ मुझे कम करना पड़ रहा है या ज़्यादा करना पड़ रहा है, तो अभी हमारे पास अगर साइजेस पे आते हैं हम इसके, तो यहाँ पे मुझे बता रहा है कि आपने B2MS ली हुई है। जो यहाँ पे आपको सिलेक्टेड आएगा इस तरह, उसके बैक एंड पे आपके सामने है ना ये ग्रे एक लाइन नज़र आ रही है, इट मीन्स कि आपका ये साइज इस मशीन को एलोकेट हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको आप देख रहे हैं कि जी आपके ने जो सिलेक्शन की भी इसमें आपकी जो रिक्वायरमेंट है फुलफिल नहीं हो रही, आपको ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए, आप चेंज करना चाह रहे हैं। जैसे हमने कल लिया था कि इसमें B2S लिया था कि इसमें 4 GB रैम हमारे लिए इनफ है, ठीक है ना। 8 GB रैम के हम क्यों कॉस्ट दे। तो हम क्या करेंगे, वो साइज़ को चूज़ करेंगे और रीसाइज पे हम क्लिक कर देंगे। ये क्या करेगा, हमारी इस वर्चुअल मशीन का साइज़ है वो चेंज कर देगा। ये उसने रीसाइज कर दिया, सक्सेसफुल का मैसेज आ गया है। अभी देखें उसने ग्रे जो लाइन दी हुई है हमारी B2S पे दी हुई है, ठीक है। अब अगर मैं जाके दोबारा ओवरव्यू में आता हूँ, इसको अपनी मशीन को स्टार्ट कर देता हूँ, हम वर्चुअल मशीन पे आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, दूसरी मशीन हमारी आगे होगी यहाँ पे, ठीक हो गया। हमारे पास ये दूसरी मशीन आ गई है। इसको मैं बेसिकली क्या करता हूँ, यहाँ से आके कनेक्ट पे आता हूँ, RDP पे आता हूँ, और इसको मैं कनेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मैंने यूज़र नेम दिया था माई एडमिन, और जो मैंने इसका पासवर्ड दिया था मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। इसको कनेक्ट करता हूँ, यस कर देते हैं इसको। तो ये क्या करेगा, यहाँ मुझे मेरी मशीन रन करके दे देगा। अच्छा जी, ओवरव्यू में आते हैं। तो ये देखें, इसको ये जो मेरी मशीन है ये रनिंग में आ चुकी है,
ठीक है। अगर मैं इसको कनेक्ट करूं, लेट्स से मैं इसमें CMD के थ्रू इसको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ दोबारा आपको। चलिए डाउनलोड्स में आए, SSH -i और आगे हमारा जो था की पेयर का नेम ubuntu -key वो दे देंगे। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ। तो इसको यस कर दें, तो ये देखें उसने मुझे कनेक्ट करके दे दिया है। अब जो भी मैं इसमें कमांड रन करना चाहूँ तो वो मैं रन कर सकता हूँ। ठीक है। अब उसने उसका साइज चेंज कर दिया और मैंने दोबारा से मशीन चलाई तो वो चल पड़ी है। तो इसका क्या मतलब है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है या इलास्टिसिटी है कि आप साइज उसका जब चाहें इंक्रीज कर दें, जब चाहे डिक्रीज कर दें एज पर आवर रिक्वायरमेंट। ठीक हो गया? कोई क्वेश्चन? गुड है। अच्छा, अब ये बेसिकली क्या हुआ है, ये मैंने एक विंडोज सर्वर 2022 की मशीन रन की। अब मैं क्या करता हूँ, जो चीज़ मैं आपको चेक करवा चाह रहा हूँ कि भाई यहाँ पे आया, पावर में आया और यहाँ से मैंने क्या किया, इसको शट डाउन कर दिया। ठीक है। और ये मेरा उसने RDP सेशन किल कर दिया। मैं यहाँ सर्वर पे लेके आता हूँ आपको और बेसिकली इसके ओवरव्यू में आ जाते हैं हम। अभी हम देखेंगे यहाँ पे हमारा इफेक्ट क्या आता है। ubuntu सर्वर था, इसको भी मैं एक दफ़ा दोबारा से स्टॉप कर देता हूँ। पोर्टल से करना तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन होती है स्टॉप की। मैंने ubuntu सर्वर चूज किया और मैंने उसको यहाँ से आके स्टॉप कर दिया, इसको यस कर दिया। अब आपने दोनों का इफेक्ट चेक करना है, दोनों के इफेक्ट में आपको डिफरेंस नजर आएगा। इसको रिफ्रेश करना था। अभी देखें इसका उसने स्टेटस क्या दिया है आपको, टॉप। ठीक है। जबकि अगर हम इसके ubuntu सर्वर का आगे स्टेटस देखेंगे तो हमें क्या देगा, स्टॉप डी एलोकेटेड। जो हमने पोर्टल से मशीन स्टॉप की है, यहाँ से बेसिकली हमने स्टॉप की है एज़्योर के पोर्टल से आके, उसका उसने आपको मैसेज दिया स्टॉप डी एलोकेटेड। जो आपने अंदर जाके मशीन को स्टॉप किया है या शट डाउन किया है, वो आपको मैसेज दे रहा है स्टॉप का। तो यहाँ पे बेसिकली क्या आ रहा है, आपके पास दो स्टेटस आ रहे हैं। एक आपके पास स्टेटस आ रहा है स्टॉप्ड का और दूसरा स्टेटस आ रहा है आपका स्टॉप एलोकेटेड। ठीक है। अब दोनों में फर्क क्या है, जो तो है आपका स्टॉप डी एलोकेटेड, इसमें सिर्फ वो क्या करेगा, आपकी जो डिस्क जिस पे आपका OS रन हो रहा है, ठीक है, वो रखेगा अपने पास जो आप किसी भी सर्वर से उसके रिसोर्सेज, हार्डवेयर रिसोर्सेज, इसको नीचे ले आते हैं। वो क्या करेगा, वो फ्री कर देगा। ठीक हो गया।
जो भी आप इसमें रिसोर्सेज यूज कर रहे थे, कौन से रिसोर्सेज यूज कर रहे थे, आप उसमें उसका सीपीयू यूज कर रहे थे, आप उसमें उसके मेमोरी या रैम यूज कर रहे थे, ठीक है, आप उसमें उसका नेटवर्क अडाप्टर यूज कर रहे थे, वो सारे के सारे वो क्या करेगा, इसको फ्री कर देगा, सिर्फ डिस्क उसके पास रहेगी। इसमें आपकी कॉस्ट सेविंग ज्यादा हो जाती है। जबकि जो स्टॉक्ड है ये आपके सारे के सारे रिसोर्सेज अपने पास ही रखेगा, ठीक है, इसने एक्वायर किए हुए होंगे स्टॉक में। तो ये डिफरेंट सिनेरियोज आ जाते हैं आपके सामने कि आपने कब अपनी मशीन को स्टॉप स्टेट में लेके जाना है और कब स्टॉप डी एलोकेटेड में लेके जाना है। इसको मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ। ये मैंने अच्छा सर, एक क्वेश्चन है। जी अजीम। ये स्टॉक एलोकेटेड हम उस टाइम पे करेंगे जब हमने इनको रिसोर्सेज वापस करने होंगे, या मतलब हमने ये मतलब मशीन हमने नहीं नहीं, इसको रिमूव करवाना है? उसमें मैंने आपको बताया कि ये दो आपके पास स्टेटस आते हैं। स्टॉप डी एलोकेटेड में आपकी कॉस्ट सेविंग ज़्यादा है, क्योंकि सिर्फ आपको डिस्क की कॉस्ट पड़ेगी इसमें। यहाँ पे आप कोई भी रिसोर्स यूज कर रहे होते हैं क्लाउड में तो उसकी आपको कॉस्ट पड़ती है। स्टॉप ओके डी ओके। एलोकेटेड में सिर्फ आपको डिस्क की कॉस्ट पड़ेगी। अगर आप स्टॉप रहेंगे तो इसमें जो आपको कॉस्ट पड़ेगी वो डिस्क प्लस इसमें जो भी आप सर्वर से आपने हार्डवेयर रिसोर्सेज लिए हुए। ओके। अच्छा, फॉर एग्जांपल हमें हमारे लिए बेहतर क्या है? अगर फॉर एग्जांपल हमारे इन्वायरमेंट में हम इसमें काम कर रहे हैं तो हमें स्टॉक डीएलोकेटेड करना चाहिए या हमें ओनली स्टॉक करना चाहिए? डिपेंड करता है आपके उस पे रिक्वायरमेंट पे, आपके पास रिक्वायरमेंट क्या है उसकी। नॉर्मली जो हम करते हैं वो उसको स्टॉप डी एलोकेट कर देते हैं ताकि सिर्फ आपको कॉस्ट पड़े इसकी। अगर आपके कोई इम्पोर्टेंट सर्वर है तो आप उसके लिए फिर इस पे रख सकते हैं उसको, खाली स्टॉप स्टेट में इसको रख दें। ओके। अगर फॉर एग्जांपल एक वेरी डिपेंड। कंपनी है, उसके 8 8 आवर्स वर्किंग है, उसके बाद मतलब उनको इतनी जरूरत नहीं पड़ती, तो वो स्टॉप डीएलोकेटेड में वो जा सकते हैं ताकि कॉस्ट सेविंग के। वहाँ पे नॉर्मली हम जाते हैं स्टॉप में, स्टॉप डी एलोकेटेड में नहीं जाते, स्टॉप में ले जाते हैं उसको। अगर हम कोई टेस्टिंग वगैरह कर रहे होते हैं ना उस सिनेरियो में हम ज़्यादातर इसको यूज़ करते हैं, स्टॉप डी एलोकेटेड को। ओके ओके। सही। ठीक है सही। जी। किसी और का कोई क्वेश्चन? अभी देखिए मैंने अपना ये सर्वर 22 चूज किया हुआ, उसको मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया और इसको वो रनिंग कंडीशन में आ गया। अब मैं यहाँ से अगर इसको स्टॉप करता हूँ तो ये क्या करेगा, इसको स्टॉप डी एलोकेट कर देगा। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ये बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होती हैं प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में। तो इन चीजों का आपको आइडिया होना चाहिए वहाँ पे। ये कोई क्वेश्चन नहीं है यहाँ तक किसी का? नो सर। नाइस। चलें फिर इसमें हम अपना नेक्स्ट टॉपिक है बेसिकली वो स्टार्ट करते हैं। ये लो वो उसने स्टॉप कर दिया इसको, यहाँ से हमने क्या था तो ये देख लें, उसने उसका जो स्टेटस है हमें क्या दिया, स्टॉप डी एलोकेटेड। ठीक है, तो मैं अपनी इस वीएम को स्टार्ट कर देता हूँ क्योंकि मैंने अभी इस पे काम करना है, आपको ये लैब परफॉर्म करके दिखानी। बेसिकली अगर आपके पास रिक्वायरमेंट आती है, हमने यहाँ पे देखा है कि नॉर्मली जब हम कोई सर्वर क्रिएट करते हैं, हम नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएं तो उसमें क्या करना है, सिंपली आपको एक सर्वर आईडी करके दे देना है। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर आपको जरूरत पड़ जाती है उसमें कोई भी डिस्क अटैच करने की या डिस्क ऐड करने की, तो वो बेसिकली काम हम किस तरह से करते हैं, या आपको ड्यूरिंग क्रिएशन ऑफ
योर वीएम वो वहाँ पे भी ऑप्शन दे रहा होता है। प्लस अगर आपने वहाँ पे डिस्क अटैच नहीं की, आपको पता है कि बाद में आपको जरूरत पड़ सकती है, तो आप क्यों बिला वजह उसको कॉस्ट पे करें। तो उसमें क्या करते हैं, आप नॉर्मली अपनी वर्चुअल मशीन क्रिएट कर देते हैं। जब आपको महीने 2 महीने 6 महीने बाद साल बाद आपको जरूरत पड़ती है उसमें डिस्क अटैच करने की, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उस मशीन पे आएंगे। यहाँ पे सेटिंग्स में आपके पास ऑप्शन होती है डिस्क की, इसमें आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे नीचे आपको ये ऑप्शन दे रहा है क्रिएट एंड अटैच अ न्यू डिस्क। ठीक है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसको वो एक नंबर दे रहा है, जिसको वो क्या बोलते हैं, लॉजिकल यूनिट नंबर। LUN स्टैंड फॉर लॉजिकल यूनिट नंबर। ठीक हो गया, तो वो जी ऑटोमेटिकली इसको एक नंबर असाइन कर देगा। अगर मैं इसमें एक और क्रिएट करने जाऊंगा तो मुझे इस 0 से स्टार्ट करते ही ये 1, फिर एक और क्रिएट करूंगा तो उसको वो 2 दे देगा नंबर। ठीक हो गया, तो हम ये देख लेते हैं, इसमें हमने ये दिया 0। तो यहाँ पे आने के बाद बल्कि मैं एक और काम करता हूँ, इसको डिस्कार्ड करते हैं। इसको पहले हम कोशिश करते हैं इसको कनेक्ट कर लें ताकि मैं वहाँ पे आपको आइडिया होता रहे। इसको हम RDP करते हैं, डाउनलोड RDP फाइल, और ये मैंने ओपन की, कनेक्ट किया, इसको यूजर नेम और पासवर्ड दे दिया, ओके किया, सर्टिफिकेट को यस कर दिया। अगर मैं इसके स्टार्ट पर क्लिक करूं और ये फाइल एक्सप्लोरर में आऊं, तो यहाँ पे आप देखेंगे बेसिकली आपको ये 2 ड्राइव दिखा रहा होगा, एक आपकी C ड्राइव होगी और दूसरी आपकी टेम्परेरी ड्राइव होगी। मैं जिस PC पे आता हूँ, ये देखें उसने आपको एक 126 GB आपको शो करवा रहा है कि आपकी C ड्राइव है, और एक आपको 16 GB की दिखा रहा है कि आपकी एक टेम्परेरी ड्राइव है। ठीक है, ये बेसिकली आपको एक देता है जब भी आप यहाँ पे कोई वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं, तो उसके साथ आपको जो भी आपने साइज चूज किया हुआ उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको एक टेम्परेरी डिस्क प्रोवाइड कर देता है। तो इसमें आपने हमेशा ख्याल रखना है कि अगर आप काम कर रहे हो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में, इसके अंदर कभी भी आपने अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नहीं रखने, क्योंकि अगर आप इस मशीन को रीस्टार्ट करेंगे, शट डाउन करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो आपका इसमें से डाटा लॉस हो जाएगा। कि जब भी आप इसके हमेशा रीस्टार्ट में तो हो सकता है कि आपका डाटा पड़ा रहे, लेकिन आप शट डाउन कर देंगे ना तो लाजमी इसमें से आपका डाटा रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने बस इसमें कोई टेस्टिंग वगैरह करनी है तो कोई भी आप इसमें फाइल्स रख के तो उसके अगेंस्ट आप काम कर सकते हैं, लेकिन आपने अपना इंपॉर्टेंट डाटा कभी भी इस ड्राइव में नहीं रखना। तो अभी हमारे सामने ये है कि बेसिकली क्या है, हमारे पास यहाँ पे एक C ड्राइव है। तो हम यहाँ पे काम क्या करते हैं, अब इसको मिनिमाइज करते हैं और यहाँ पे हम दोबारा से डिस्क में आते हैं, क्रिएट एंड अटैच न्यू डिस्क करते हैं। डिस्क को यहाँ पे हम नाम दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने नाम दे दिया डिस्क 01। ठीक हो गया, स्टोरेज की टाइप पूछ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप इसको ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें तो आपके पास ये डिफरेंट स्टोरेज की टाइप आ रही है। ठीक है, एक प्रीमियम आ रही है, एक स्टैंडर्ड आ रही है और एक HDD आ रही है। तो हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड ले लेते हैं ताकि हमें कॉस्ट कम पड़े। यहाँ पे बेसिकली आपने क्या करना है, उसको साइज बता देना कितने वो आपको आपसे पूछ रहा है कि आप इसमें GB में साइज दे सकते हैं। ठीक है, तो मैंने जैसे ही यहाँ से रिमूव किया है उसका साइज तो बता रहा है कि आप कम से कम 4 GB की क्रिएट कर सकते हैं और मैक्सिमम इतनी आप इसके साइज की क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि ये 32 आप कह लें टेराबाइट के आप इसमें मैक्सिमम अटैच कर सकते हैं एक डिस्क। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ 5 GB की एक आप क्रिएट कर दो।
उसके बाद जब आपने ये सारी सेटिंग्स कर लेनी, बाकी इसमें वो आपको IOPS और बाकी चीजें बता रहे हैं। अगर आप इंक्रिप्शन ऐड करना चाह रहे थे यहाँ से आके आप वो भी चूज कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जब आपने ये कर लेना है उसके बाद आपने सेव पे लाजमी क्लिक करना है। जब तक इसको सेव नहीं करेंगे ये डिस्क इसमें क्रिएट नहीं होगी। जैसे मैं सेव पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये एक डिस्क क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। ये देखो मैसेज दे रहा है आपको क्रिएटिंग डिस्क। समझ गए? जी सर। सेव लाजमी करना है, सेव नहीं करेंगे आपकी डिस्क क्रिएट नहीं होगी, डिस्क क्रिएट नहीं होगी आपको वहां पे शो नहीं होगी। ले जी, हमारी ये सक्सेसफुली उसने क्रिएट कर दी है डिस्क, और उसने यहाँ बता दिए डिस्क 01 है आपकी, और आपने इसमें स्टैंडर्ड SSD ली है, 5 GB इसका साइज है। अब अगर मैं दोबारा से अपनी वर्चुअल मशीन पे आता हूँ तो देखें अभी तक यहाँ पे नहीं आई। ठीक है, यहाँ पे लेकर आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? डिस्क मैनेजर पे काम किया हुआ है ना आप लोगों ने? स्टार्ट पे मैं राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे मुझे ऑप्शन वो देता है डिस्क। किया हुआ। ठीक है, यहाँ से भी जा सकता हूँ, या फिर मैं रन में डिस्क mgmt.msc टाइप कर दूंगा। ये मैंने विंडो आर किया, डिस्क mgmt.msc, तो इससे भी वो क्या करेगा, मुझे डिस्क मैनेजमेंट ओपन करके दे देगा। जैसे मैं ओपन करूंगा ये क्यूरी करेगा, क्यूरी करके मुझे बता देगा कि इसमें बेसिकली क्या है, आपकी एक डिस्क ऐड हुई है और वो पूछ रहा है इसको इनिशियलाइज करना है। मैं कहता हूँ यस ओके कर दो, वो इसको इनिशियलाइज कर देगा। इन केस अगर आप सर्वर पे बैठे हुए हैं, इसके एक और तरीकाकार होता है डिस्क को देखने के लिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, अगर आप सर्वर पे डिस्क को इनिशियलाइज करवाना चाह रहे हैं या डिस्क क्रिएट करना चाह रहे हैं, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रही है फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज की। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे डिस्क में आ जाना है, तो यहाँ पे भी आपको दिखा देगा जो जो डिस्कें होंगी इसमें। तो ये देखें 5 GB की जो हमने इसमें ऐड की वो यहाँ पे आपको दिखा रहा है। ठीक है, तो ये आप यहाँ से भी इसको चेक कर सकते हैं और इस पर वही सेम टास्क कर सकते हैं। राइट क्लिक करें तो इसको सारा जो आपने करना है, न्यू वॉल्यूम क्रिएट करना है, यहाँ से न्यू वॉल्यूम क्रिएट कर दें, वो क्रिएट कर देगा। अदरवाइज आप डिस्क मैनेजर में आके भी ये काम कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब ये मेरी डिस्क उसने इनिशियलाइज कर दी है, लेकिन अभी तक ये वहां पे आएगी नहीं क्योंकि अभी तक ये इसने आ गई, ये अनएलोकेटेड आपको बता रहा है। इट मीन्स कि आपने इसका कोई ना कोई वॉल्यूम क्रिएट करना है। तो राइट क्लिक करेंगे, ये सिंपल वॉल्यूम करेंगे, तो मैं ले आऊँ आगे ताकि यहाँ पे वो मुझे बता दीजिए वो क्रिएट। तो नेक्स्ट करेंगे और इसका साइज आपने फुल ले लेना, जो आप इसको लेटर साइन करना चाह रहे हैं वो दे दें, नेक्स्ट करें। और जो आप इस वॉल्यूम को लेबल देना चाह रहे हैं या नाम देना चाह रहे हैं यहाँ से आप दे सकते हैं, नेक्स्ट करें और फिनिश कर दें। ठीक है, जैसे ही वो फिनिश हो गए तो यहाँ पे आपको वो दिखा देगा ये 5 GB का आ गया। अंडरस्टैंड? जी स्क्रीन सर। काम तो नहीं है? नहीं। अभी मैं फिलहाल क्या करूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ वॉल्यूम को। अभी हम एक और काम करने लगे। ये मैंने डिलीट कर दिया वॉल्यूम, ये अनएलोकेटेड स्टेट में चला गया है। और अभी फिलहाल मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, इसको मिनिमाइज करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें एक और डिस्क ऐड करता हूँ। क्रिएट एंड अटैच अ न्यू डिस्क करते हैं। ये देखें ऑटोमेटिकली उसने इसको कौन सा नंबर दे दिया, 1। और लेट से मैं इसको डिस्क -02 दे देता हूँ। यहाँ से मैं अगेन स्टैंडर्ड ले लेता हूँ ताकि मुझे कॉस्ट कम पड़े। HDD पे मुझे सबसे कम कॉस्ट पड़ेगी। ये देने के बाद मैं अगेन सेव पे क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा, मेरी डिस्क क्रिएट कर देगा। रेट का आइडिया है आप लोगों को?
जी सर, थोड़ा सा आइडिया ये है कि मतलब फॉर एग्जांपल आपके जो डाटा का जो कॉपी मिररिंग हो रही होती है, मतलब एक साइड पे जो है वो डाटा उसकी दूसरी कॉपी में चल रही होती है कि फॉर एग्जांपल डिजास्टर जो है वो, अगर फॉर एग्जांपल कोई डिजास्टर आ जाए तो उसके लिए रेड बनाते हैं। अच्छा, जी जिशान आपको नो सर, मुझे तो आइडिया नहीं है। ठीक हो गया। यहाँ कह रहे हैं कि रिडंडेंसी है और डाटा है, ठीक हो गया। रेट की कौन कौन सी टाइप्स यूज हो रही है मार्केट में? ज्यादातर तो रेड 5 ही यूज हो रही लोग करते हैं। रेट 5 तो पहले यूज होता था, आजकल तो यूज नहीं होता रेट 5। रेट 10 ज्यादातर यूज अब होता का है। नहीं पता सर। हम्म, 02 स्टैंडर्ड। थ्री कर देते हैं। अच्छा, फिर ने क्या क्या बताया है? रेट 5 बताया, 1 3। अच्छा, अच्छा जी, ये बेसिकली एक डायग्राम है जो किसी टाइम में मैंने स्टूडेंट्स को गाइड किया था रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बेसिकली यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसमें रेट की टाइप्स लिखी हुई 0 1 3 5 6 0 1 1 0 5 0 6 0। ये बेसिकली यूज हो रही होती हैं मार्केट में। ठीक है, नजर आ रही है ना डायग्राम? जी खामोशी हो गए हैं सारे। तो नजर आ रही है। ओके, अच्छा अब इसमें बेसिकली पहले थोड़ी सी मैं डिस्कशन कर रहा था रेट्स पहले। स्टोरेज की टाइप, स्टोरेज टाइप्स का आइडिया है? ये अजीम, जी सर। कौन स्टोरेज, कौन सी स्टोरेज टाइप है? सर स्टोरेज टाइप आप उस हार्डवेयर के हवाले से पूछ रहे हैं या? जैसे आपको समझ आती है बता दें, आपको कौन सी स्टोरेज की टाइप्स का पता है? सर मुझे अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा। अच्छा जी, निशान कोई आइडिया है? प्याज अगर आपको पता है तो वो कोई टाइप कर दें आप, गुड है।
फयाज नेट नहीं होती कोई स्टोरेज की टाइप, नैस होती है। सैन पूछिए भी आप। सर स्टोरेज एरिया। क्या? जी एग्जैक्टली, और सैन होती है। स्टोरेज एरिया। ये 3 डिफरेंट टाइप्स हैं बेसिकली स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, ठीक है। ये ऑलमोस्ट ऑब्सलीट हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, इसको कोई भी नहीं यूज़ करता है। डैश यूज़ हो रही है, डैश स्टैंड फॉर डायरेक्ट अटैच स्टोरेज, ठीक है। और सैन स्टैंड फॉर स्टोरेज एरिया नेटवर्क, ठीक हो गया। और आज ये बहुत ज़्यादा है, हर क्लाउड वेंडर जो क्लाउड पे जो भी हम काम कर रहे थे वो बेसिकली हमें जो जहाँ से भी स्टोरेज दे रहा था वो हमारी सैन स्टोरेज होती है, ठीक है, समझ रहे हैं। वो हमारी सारी सैन जी स्टोरेज सर। है। सैन स्टोरेज बेसिकली ये तीनों जो टाइप्स लिखे हैं सारी हार्डवेयर बेस्ड है। ठीक हो गया, ये हार्डवेयर बेस्ड स्टोरेज होती है। गुड है फयाज। तो डायरेक्ट अटैच स्टोरेज से मुराद जो आप डायरेक्टली अपने किसी भी हार्डवेयर के साथ अटैच कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने अपने डेस्कटॉप में या लैपटॉप में आपने हार्ड डिस्क लगाई है, वो क्या है बेसिकली आप डायरेक्टली अटैच कर रहे हैं उसके साथ, ठीक हो गया। बाकी फिर हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है डिफरेंट सैन स्टोरेज का। ये बेसिकली क्या होता है, आपके पास एक कंप्लीट हार्डवेयर सोल्यूशन होता है, इसमें बेसिकली आपके पास स्टोरेज लगी हुई होती है। अब ये आपको प्रोवाइड कौन कौन सी कंपनीज कर रही है सैन स्टोरेज, इसमें वेस्टर्न डिजिटल भी है, एचपी भी है, आईबीएम का भी है सोल्यूशन। ये ईएमसी होती थी ये कंपनी, ये आज से कोई 7-8 साल पहले एक्वायर कर लिए डेल ने। अब इसमें डेल के पास ज़्यादा शेयर्स हैं, ईएमसी के पास कम शेयर्स हैं। तो ये अब ईएमसी डेल के नाम से मार्केट में आ रही होती है। ये बेसिकली इनका जो ईएमसी का सोल्यूशन था, सैन सोल्यूशन, ये बहुत ही ज़्यादा रिलायबल था। इवन कि अगर आप किसी कंपनी में जाएंगे और वहाँ पे अगर आप सैन स्टोरेज देखें तो आपको पता चलेगा कि बहुत ही ज़्यादा, अगर वो पूछेंगे आपको पता चलेगा 18-20 साल हो गए, कभी किसी किस्म का कोई इशू नहीं आया। ये हार्डवेयर सर्वर होता है, जैसे आपके पास दूसरा सर्वर है, इसके अंदर आप मल्टीपल हार्ड ड्राइव पुट कर देते हैं, ठीक है। इसमें डिफरेंट रैक्स बने होते हैं, उसके अंदर आपने सिर्फ प्लग करनी होती है, पुश करनी होती है हार्ड ड्राइव। तो इसमें आपको ये दोनों सोल्यूशन मिल रहे होते हैं, सैस जो आपके पास ड्राइव्स होती हैं उसके भी, और एसएसडी का भी, ठीक है। तो वो आप लगा लेते हैं बेसिकली उस सर्वर में। फिर उस सर्वर में आपके पास जो भी सैन सर्वर है उसके पास, उसमें आपके पास 2 बेसिकली प्रोसेसर्स होते हैं, जो इसको हम एसपीबी इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और इसको बेसिकली हम आईपी के थ्रू एक्सेस करके इसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। और ये बेसिकली आपके फाइबर चैनल इसमें स्विचेस हम लगाते हैं ताकि आपको रिडंडेंसी या स्पीड अच्छी मिले, ठीक है। तो आप मल्टीपल जो आपके पास सैन स्टोरेज है उनको भी यूज़ कर सकते हैं। उसका एक सिनेरियो डिज़ाइन किया हुआ है कि एक आपके पास सैन सर्वर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो आपने उसको रिडंडेंट नेटवर्क प्रोवाइड किया हुआ है। ये एफसी स्विचेस स्टैंड फॉर फाइबर चैनल स्विच, ठीक हो गया। तो वो आपकी एक पोर्ट को आप एक स्विच के साथ लगाते हैं सर्वर की, और सर्वर की दूसरी पोर्ट को दूसरे स्विच के साथ लगाते हैं। इन एनी केस अगर आपका ये स्विच डाउन होता है तो दूसरे स्विच से आपको सर्विसेज 24/7 अवेलेबल हों। तो बेसिकली इस तरह से हम इसका ये सिनेरियो डिज़ाइन करते हैं प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में, ठीक हो गया। तो इस तरह से हम इसको यूज़ कर रहे थे। तो नॉर्मली जब हम बात करते हैं आपके ये रेड 0 या रेड 1 बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है।
प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में। उसके बाद रेड 10 बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बाकी ये 3 और 5 इतने ज़्यादा अब यूज़ नहीं होते, पहले यूज़ होते थे, लेकिन 6 हो गया, रेड 10 ये ज़्यादातर यूज़ हो रहे हैं। तो इसमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट आ जाते हैं पैरिटी बिट के, सिंगल पैरिटी बिट, डबल पैरिटी बिट। सिंगल पैरिटी बिट का मतलब होता है कि आपका एक बैकअप, यानी एक कॉपी आपकी वो क्रिएट कर रहा है। डबल पैरिटी बिट का मतलब आपकी 2 कॉपीज बैकअप के तौर पर वो क्रिएट कर रहा है, जो भी आप डाटा उसमें पुट कर रहे हैं। ठीक है, वो इसमें फिर काफ़ी, अगर हम इसकी डेप्थ में जाते हैं, काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी चीज़ें कि वो किस तरह से आपके डाटा को शॉर्ट करके रख रहा होता है या कंप्रेस करके रख रहा होता है, उसके पीछे क्या मैकेनिज्म यूज होते हैं, वो एक अलग स्टोरी है। लेकिन ऊपर ऊपर से जो आपको मैंने बता दिया वही अपने माइंड में रखें। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई क्वेश्चन? नहीं सर। तो अब बेसिकली हम काम ये करने जा रहे हैं, मैंने यहाँ पे किधर गया, मैंने क्या किया, यहाँ पे एक और डिस्क इसमें ऐड की है। अब बेसिकली मैं इसके थ्रू जाके रेट कॉन्फ़िगर करना चाह रहा हूँ। अगर मेरे पास रिक्वायरमेंट आ गई है कि जो मेरे पास यहाँ पे वर्चुअल मशीन रन हो रही है, इसके अंदर मुझे रेड चाहिए, रेड 0 का आपके पास आ गया, रेड 1 का आ गया रिक्वायरमेंट, तो वो आप कॉन्फ़िगर करके दें। तो उसमें मैंने क्या काम किया, इसमें एक और डिस्क ऐड की है, एक पहले मैंने ऐड की हुई थी। तो इसको मैं आता हूँ वापस, यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, डिस्क मैनेजमेंट में आ जाता हूँ। पहली वाली मैंने यहाँ जो पार्टीशन क्रिएट की थी उसको डिलीट कर दिया था। ठीक है, अब ये देखें, उसने क्यूरी करके उसने बताया कि इसके साथ एक और डिस्क अटैच हुई है। तो ये सिंपली ऐसे ही काम है जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ग्राफिकली। मैंने कहा क्रिएट एंड अटैच, जैसे आप फिजिकल सर्वर में कोई हार्ड ड्राइव लगाते हैं, आप ये समझे आप ये वर्चुअली लगा रहे हैं उसके साथ हार्ड ड्राइव। आपका ये सर्वर है, सर्वर 2022, इसके साथ आपने क्या किया, वो हार्ड ड्राइव लगा दी है। जब लगा दी है तो वो ऑटोमेटिकली उसने डिटेक्ट किया, तो उसने मुझे बता दिया कि ये इसके साथ एक डिस्क अटैच हुई है। ठीक है, अब ये देखें मेरे पास 2 डिस्क यहाँ पे शो हो रही है। अब अगर मैंने इसका रेट 0 कॉन्फ़िगर करना हो तो मैं कैसे करूँगा? उसके लिए मैं करूँगा, जो मेरे पास डिस्क 2 है उस पर मैं राइट क्लिक कर लूँगा या डिस्क 3 पे राइट क्लिक कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं, आप देखें स्पैन की आ रही है, स्ट्रिप की आ रही, मिरर की आ रही। जो इसमें मिरर ऑप्शन है ये आपकी बेसिकली रेट 0 है। इसमें क्या करता है, एक डिस्क में आपका डाटा होता है, दूसरे डिस्क में उसकी कंप्लीट कॉपी क्रिएट कर रहा होता है। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करता हूँ, मिरर को ले लेता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, और ये देखें ऑटोमेटिकली यहाँ पे मुझे बता रहा है कि इसमें आप मजीद डिस्क ऐड करेंगे। देखिए मुझे नेक्स्ट नहीं करने दे रहा, जब तक मैं इसमें डिस्क ऐड नहीं करूँगा ये मुझे नेक्स्ट नहीं करने देगा। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, दूसरी डिस्क को ऐड करता हूँ, तो अब ये देखें उसने मुझे नेक्स्ट की ऑप्शन दे दिया। ठीक है, क्लियर है? जी सर। उसके बाद हम इसको नेक्स्ट करेंगे, जो भी आप इसको ड्राई लेटर देना चाह रहे हैं वो दे लें। अगर इस वॉल्यूम को कोई आप नाम देना चाह रहे हैं वो नाम दे लें, नेक्स्ट कर दें और फिनिश कर दें। और वो ये देखिए यहाँ आपको बता रहा है कि ये क्या कर रहा है, इसको बेसिकली आपकी डायनामिक में, बेसिक से डायनामिक में इसको शिफ्ट कर रहा है। उसको कह दें यस, ठीक है कर दो। तो अब ये क्या करेगा, दोनों को एट द सेम टाइम फॉर्मेट करेगा। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। जी जिशान। कोई क्वेश्चन नहीं है? नहीं सर।
ईशान खामोशी हो गया आज आप। अच्छा सर, इसका जो है फॉर एग्जांपल अगर हम एक डिस्क में डाटा रखेंगे तो वो उसका बैकअप बनेगा? उसका बैकअप बनेगा। अभी देखें बेसिकली क्या हुआ, मैंने 2 डिस्कें ऐड की हैं 5 GB की, लेकिन वहाँ पे मुझे वो टोटल साइज 5 GB दिखा रहा होगा। अभी जैसे ओके। कंप्लीट होता है ना, अभी आप देखेंगे तो मुझे टोटल साइज उसका 5 GB बताएगा। उसमें बेसिकली उसने क्या क्या होता है, एक आप कह लें कि एक जो आपकी ड्राइव है उसने उसको हाइड किया हुआ होता है। जी तो जी ये देखें उसने आपको 5 GB ही साइज दिया है, जी सर। उसने वो दोनों को मिला के 10 GB साइज नहीं दिया। अब ये जी मेरी रेड है, रेड 0 मैंने कॉन्फ़िगर की हुई। इसमें अगर फॉर एग्जांपल मेरी ये जो डिस्क 2 है ये फॉल्टी हो जाती है तो मुझे यहाँ नहीं पता चलेगा, यहाँ पे वो मुझे डाटा मेरा दिखाता रहेगा, वो डिस्क 3 से मुझे डाटा यहाँ पे दिखा रहा होगा। ठीक है ओके ना, समझ गए? अगर डिस्क 3 भी फॉल्टी हो जाएगी तो ये फिर मेरा डाटा लॉस हो जाएगा। ओके। समझ गए? ये बैकएंड पे जो है वो ये कंबाइन है और उन दोनों में डाटा स्टोर होता रहेगा। अगर फॉर एग्जांपल एक कि कॉपी ऑटोमेटिकली इधर जाती रहेगी। ठीक है। ठीक हो गया। ओके जी। ये फयाज जिशान कोई क्वेश्चन आप लोगों का? आइडिया हो गया आप लोगों को? अगर कोई आपने इस तरह से अटैच करनी हो, डिस्क किस तरह से अटैच करते हैं, अगर उसमें रेड कॉन्फ़िगर करना हो किस तरह से करते हैं? जी सर। चलिए जी ठीक है, फिर आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लिएगा। ओके। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होती है। कोशिश ये करें साथ साथ लाइव परफॉर्म करें ताकि आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप होते रहें। फिर आगे अगर काम ज़्यादा होता गया ना फिर मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। जी चलें ठीक है, फिर इंशाल्लाह मंडे को होती है मुलाकात। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।